उस वक्त ट्रेन खुलने ही वाला था कि तभी अचानक से मेरे सामने एक जाना पहचाना शख्स जनरल बोगी के अंदर आ गया। मैं उस वक्त अकेले ही यात्रा कर रही थी। वहाँ पर सब अनजान लोग थे मेरे लिए। स्लीपर का टिकट नहीं मिलने पर जनरल बोगी का ही टिकट लेकर मैं ट्रेन में बैठ गई। लेकिन अचानक से मेरा उस शख्स से मिलना मानो कोई सपना जैसा था। कभी कभी ये ज़िंदगी हमें ऐसी अजीब सी राह पर ला कर रख देती है जिसकी हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। वो शख्स मेरे पास आया और मेरे पास वाली खाली सीट पर बैठ गया, पर उसने तो मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली और न ही मुझे पहचान सका। बस चुपचाप अनजान लोगों की तरह बैठ गया। खिड़की से बाहर देखी तो बारिश हो रही थी। खैर सावन के महीने में तो बारिश होना आम बात थी। वो बारिश में थोड़ा भीग चुका था। मैं अपनी आंखें चुराते हुए उससे देखी। इस उम्र में भी पागल वैसा का वैसा ही दिख रहा था, पर हाँ, उसकी आवाज़ थोड़ी भारी सी हो गई थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थी। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना चश्मा निकालता है और फिर वो अपना मोबाइल चलाने में बिजी हो गया। चश्मा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उम्र का सिर्फ यही निशानी उस पर दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखों पर चश्मा लग गया था। उसके सर पर मैंने सफ़ेद बाल ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे नहीं दिखे। ये देखकर मैंने तुरंत अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया, क्योंकि बालों को कलर किए मुझे बहुत दिन हो गया था। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं थे मेरे सर पर सफ़ेद बाल, और इतने थे कि ध्यान से देखने पर तो ज़रूर एक दो बाल दिखाई दे दें। मैं अपनी सीट से उठकर तुरंत बाथरूम के साइड गई और अपने पर्स से फेस वॉश निकाल कर अच्छे से मुँह धुली। फिर सामने लगे शीशे में खुद को देखी। अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वैसे ही मैं वापस अपनी सीट पर आ गई तो वहाँ देखी तो साहब खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ गए थे, मेरे बैग को हटाकर। उसने तो मुझे अच्छे से देखा भी नहीं था और वो मुझे बिना देखे ही बोला, माफ़ करना, मैं दौड़कर ट्रेन में चढ़ा था तो बहुत पसीना सा हो गया। बस ज़रा ये सूख जाए तो फिर मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। इतना कहकर वो मोबाइल चलाने में बिजी हो गया। वो मेरा जवाब सुनने की ज़रा भी कोशिश नहीं किया। खैर मुझे उसकी यही बात हमेशा से अच्छी नहीं लगती थी, पर फिर भी पता नहीं उसमें ऐसा भी क्या था जो मैं आज तक उसे भूल नहीं पाई। और एक ये था जो कमबख्त मुझे 10 साल में ही भूल गया, पर फिर भी मुझे लगा शायद उसने अभी तक ध्यान ना दिया हो। जब देखेगा पहचान लेगा। अब मैं पहले से मोटी भी तो हो गई हूँ, इसीलिए शायद पहचान नहीं पाया। उस वक्त मेरे चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी कि जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से कभी भूल नहीं पाई, उसे मेरी शक्ल तक नहीं याद है। हाँ, जानती हूँ कि इसे आदत नहीं है कि वो सब औरतों या लड़कियों को देखते रहे, पर इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। माना कि शादीशुदा है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। मैं जानती हूँ कि इसके साथ रह पाना बहुत मुश्किल था, पर मैं उसे कैसे भूल जाऊँ भला। मेरी एक ख्वाहिश था कि कुछ पल मैं उसके साथ खुलकर गुजारूं, भले ही वो माहौल दोस्ताना हो, पर एक बार हो तो सही। आज मेरे सामने वही शख्स बैठा था जिसको मैंने स्कूल टाइम से ही अपने दिल में बसा ली थी। और तो और आज भी मैं सोशल मीडिया पर उसके सारे फ़ोटो और वीडियो चोरी चुपके देख लिया करती थी। उसकी हर एक वीडियो और हर एक शायरी में मैं अपने आप को ढूंढती थी, और वो तो आज मुझे पहचान भी नहीं पा रहा है। हाँ, माना कि हमने कभी आपस में प्यार भरी बातें नहीं की थी और ना ही हमने कभी अपने प्यार का इजहार किया था, पर वो हमेशा मेरी फ़िक्र करता था और मैं उसकी फ़िक्र करती थी। कॉलेज ख़त्म होते ही मेरी शादी किसी और से हो गई और उसकी नौकरी भी आर्मी में लग गई थी, पर मैं जब भी अपने मायके जाती थी तो उसकी सारी खबर पूछ लिया करती। बस यूं ही मेरी ज़िंदगी कट रही थी। 20 मिनट से ज़्यादा हो गया और वो आराम से बेफिक्र होकर खिड़की वाली सीट पर बैठा मोबाइल चलाने में बिजी था। मैं बेचैन होकर कभी अपना फ़ोन देखती तो कभी उसे देखती। उसकी फ़ोटो जब मैं सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट से मिलाई, वही था। हाँ, एकदम वही। इसमें ज़रा भी कोई शक नहीं था। वैसे भी देखा जाए तो हम महिलाएं कभी भी धोखा नहीं खाती किसी को पहचानने में। 10 साल बाद भी सिर्फ उसके चेहरे से ही मैं उसे पहचान गई थी। फिर थोड़ा समय बीता, पर माहौल बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मैं बस उसके चेहरे को निहारती रही कि तभी टीटी आ जाता है
और वो सबकी टिकट चेक कर रहा था। मैं भी अपना टिकट उसे दिखा दी और जब टीटी ने उससे पूछा तो वो बोला, मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी ने कहा, तब तो फ़ाइन लगेगा। उसने कहा, लगा दीजिए। टीटी बोला, कहाँ तक की टिकट बनाऊं? वो कुछ भी नहीं बोला और मेरी ओर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब फिर वो मेरे हाथ में रखी टिकट को ध्यान से देखा और फिर वो टीटी से बोला, लखनऊ तक की बना दो। टीटी ने लखनऊ तक की टिकट बनाकर उसे दे दी और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। मैं जब उसे देखी तो वो फिर से अपना मोबाइल चलाने में बिजी हो गया। आखिर अब मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने उससे पूछा, लखनऊ में कहाँ रहते हो? वो अपने फ़ोन में ही देखता बोला, कहीं नहीं, और चुप हो गया। तो मैं उससे दोबारा बोली, लखनऊ कोई काम से जा रहे हो? वो बोला, नहीं। अब मैं भी चुप हो गई। वो बिल्कुल अजनबी की तरह मुझसे बातें कर रहा था और आखिर एक अजनबी से मैं कैसे पूछ सकती थी कि क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में चुप रही और फिर बोली, शायद वहाँ नौकरी करते होंगे। पर उसने कहा, नहीं। मैंने एक बार फिर से हिम्मत करी और उससे बोली, तो फिर लखनऊ किसी से मिलने जा रहे हो क्या? उसने फिर कहा, नहीं। अब बार बार वही जवाब सुनकर तो मेरी फिर से हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ और भी बोल पाऊँ। अजीब था, वो बिना कोई काम के ही सफ़र कर रहा था। मैं भी अब चुप होकर अपना फ़ोन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, अब ये भी पूछ लो कि मैं लखनऊ क्यों जा रहा हूँ। मैं बिना देरी किए बोली, हाँ बताओ, वहाँ क्यों जा रहे हो? फिर मुझे अपने आप पर ही शर्म आ गई मेरे इस उतावलापन को लेकर। वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, वो मेरी एक पुरानी दोस्त मिल गई थी जो अकेले ही सफ़र कर रही थी। मैं तो फ़ौजी हूँ और मेरा कर्तव्य तो सुरक्षा करना है, तो मैं उसे अकेले कैसे जाने देता। इसीलिए मैं उसे लखनऊ तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मन में अजीब सी बेचैनी उठ गई थी, पर मैं अपने आप को संभाली और थोड़ी हिम्मत करके उसे बोली, अच्छा, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? वो कमबख्त एक बार फिर से हंसता हुआ मुझे बोला, यही मेरे सामने बैठी है। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि आखिर वो टिकट क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि मुझे कहाँ पर जाना है। वो सिर्फ मेरे ही लिए दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र कर रहा था। ये जानकर मुझे इतना सुकून मिला कि मेरी आंखें नम हो गईं। आखिर वो मेरा बचपन का चाहत था, परिणाम आँखों को तो भीगना ही था। वो बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, तुम नहीं समझ पाओगे। उसने कहा, मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत तो लिख ही लेता हूँ, इसीलिए मैं एक लेखक और शायर भी हूँ, सब कुछ समझ लेता हूँ। मैं अपने आप को संभालते हुए बोली, शुक्रिया मुझे समझने के लिए, मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। उसने कहा, तुम स्टेशन पर अकेले ही घूम रही थी, कोई साथ में दिखाई नहीं दिया तो मुझे आना ही पड़ा, और परसों रक्षाबंधन है, इसीलिए इतनी भीड़ भाड़ है। तुम्हें ऐसे अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उन्हें तो छुट्टी ही नहीं मिली और मेरा भाई भी यहाँ लखनऊ में रहने लगा। अब मुझे राखी बांधने के लिए तो आना ही था। मैंने अपनी मजबूरी उसे बताई। वो बोला, ऐसे भाई को तुम राखी बांधने आई हो जिन्हें तुम्हारी चिंता तक नहीं कि बहन इतना दूर तक अकेले सफ़र कैसे करके आएगी। मैं बोली, भाई तो शादी के बाद बदल गए, वो भाभी के ही बनकर रह गए और माँ पापा तो अब रहे ही नहीं। इतना बोलकर मैं बहुत उदास हो गई। उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पति को तो समझना चाहिए ना। मैंने कहा, उनको काम से टाइम ही नहीं मिलता, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और अब पहले इतना खतरा भी नहीं है, मैं अब अकेले ही सफ़र कर लेती हूँ। तुम अपना बताओ, कैसे हो? अच्छा ही हूँ, बस चल ही रही है ज़िंदगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी याद आती थी क्या? उसने कुछ भी नहीं कहा, तो मैं बोली, सॉरी, बस दिल किया तो पूछ ली। अब तो परिचय हो गई है, अब हम ऐसी बातें कर सकते हैं। उसने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर मुझे दिखाया। वो गले में वही लॉकेट पहन कर रखा था जो मैंने उसे स्कूल टाइम पर बिछड़ते वक्त दी थी। उसने कहा, नहीं, याद तो नहीं आती थी, मगर ये कमबख्त तुम्हें भूलने ही नहीं देता था। उसके गले में वो लॉकेट देखकर मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला। मैंने कहा,
कभी संपर्क करके बात क्यों नहीं की? वो बोला, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। मैं हिम्मत करके उससे बोली, क्या मैं तुम्हें छू लूं? उसने कहा, पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं, छूने से पाप नहीं लगता। और मैं फिर लखनऊ तक के सफ़र में उसका हाथ पकड़े बैठी थी। हमारे बीच बहुत सी बातें हुई। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत पल था जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वो मुझे लखनऊ तक सुरक्षित छोड़कर चला गया और वो रुका नहीं। घर के बाहर से ही वो मुझे छोड़कर चला गया। छत्तीसगढ़ में थी उसकी ड्यूटी। उसके बाद तो मेरी फिर उससे दोबारा कभी बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन नंबर नहीं लिया था एक दूसरे का। हालांकि हमारा रिश्ता नापाक था, हमारे बीच आज तक कुछ गलत नहीं हुआ था। एक पवित्र सा रिश्ता था मेरा और उसका। फिर अचानक 2 महीने बाद मैंने न्यूज़ में देखा कि वो शहीद हो गया देश के लिए। उस वक्त मुझ पर क्या बीता होगा बता नहीं सकती। उसके परिवार वालों पर क्या बीता होगा। समाज के डर से मैं उसकी अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। मुझे आज उससे मिले 1 साल गुजर गया था। आज से ठीक परसों रक्षाबंधन का दिन आने वाला था। मैं आज फिर से अकेले ही सफ़र कर रही हूँ। वही जनरल का टिकट कटवा कर उसी ट्रेन से लखनऊ जा रही हूँ। पर मेरी आंखें तो हर जगह सिर्फ उसी को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये आस पाले बैठा था कि आज वो फिर से आएगा और पसीना सुखाने के लिए खिड़की के पास वाली सीट पर बैठेगा। एक उस दिन का सफ़र था जिसमें वो मेरा हमसफ़र था, और एक आज का सफ़र है जिसमें सिर्फ उसकी यादें ही मेरी हमसफ़र है। बाकी अभी तो ज़िंदगी का सफ़र यूं ही जारी है। देखते हैं कब कौन कहाँ किस मोड़ पर मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।